हमारी मुश्किलें, हमारी तकालीफ ख़त्म हो जाएंगी, गम तो आर्ज़ी होता है। नाज़रीन, हम आपके लिए लेके आते हैं मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड है। बात कुछ यूँ है कि एक दिन मैं खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे बैठा हुआ था। दरमियान की सीट खाली थी और मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि क्या हम दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं। सीट की दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था और एयर होस्टेस ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सर ये सीट बुक है, आप टेक ऑफ के बाद मुसाफिर से सीट एडजस्ट कर लीजिएगा। हम मुसाफिर का इंतज़ार करने लगे। जहाज़ के दरवाज़े बंद होने से चंद लम्हे कबल वो मुसाफिर आ गया। वो एक लहीम शख्स बुज़ुर्ग था जो शक्ल से बीमार भी दिखाई दे रहा था। मैंने उसे पेशकश की कि आप खिड़की वाली सीट ले लें, हम दोस्त इकट्ठे बैठना चाहते हैं, मगर उसने सर हिला के मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी और धप करके दरमियान में बैठ गया। वो दोनों साइड से बाहर निकल रहा था। मैं उसकी वजह से जहाज़ की दीवारों के साथ प्रेस हो गया, जबकि मेरा दोस्त सीट से बाहर लटक रहा था। मोटे आदमी के जिस्म से नागवार बू भी आती है। वो पूरा मुंह खोल के सांस ले रहा था और सांस की आमदो रफ्त माहौल में बदबू पिला रही थी। हमारी गुफ्तगू बंद हो गई। मैंने जेब से तस्बीह निकाली और विर्द करने लगा, जबकि मेरा दोस्त मोबाइल फ़ोन खोल के बैठ गया। वो मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन फ़्लाइट थी। मैंने वो सफ़र अज़ियत में गुजारा। जब हम उतरे तो मैंने हड्डियाँ पसलियाँ गिनी और इत्मीनान का सांस लिया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, सफ़र कैसा था? वो हंस के बोला, ज़बरदस्त। मैंने मोबाइल फ़ोन पे किताबें डाउनलोड की हुई हैं, मैं सफ़र के दौरान किताब पढ़ता रहता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम मोटे आदमी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुए? वो हंस के बोला, शुरू के 2 मिनट तो हुआ था, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। मैंने अपनी कोहनी और पसली उसके पेट में फंसाई और चुप करके किताब पढ़ने लगा। और क्या तुम उसकी बदबू से भी बेजार नहीं हुए? वो फिर हंसा और बोला, शुरू में हुआ था, लेकिन जब एडजस्ट हो गया तो फिर बू आना भी बंद हो गई। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, लेकिन मैं पूरा सफ़र के दौरान तंग होता रहा हूँ, मेरी सांस तक उलझती रही है। मैंने अल्लाह से दुआ करता रहा हूँ कि या अल्लाह ये सफ़र कब ख़त्म होगा। वो हंसा और बोला, मैं भी ऐसी सूरत हाल में परेशान हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने अपनी परेशानी का हल तलाश कर लिया। मैं अब एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। वो बोला, हम उस मोटे आदमी के साथ सिर्फ 35 मिनट के साथी थे। वो आया, बैठा, जहाज़ उड़ा, जहाज़ उतरा, हम अलग अलग हो गए। वो कौन था, वो कहाँ से आया था और वो कहाँ चला गया, हम नहीं जानते। तुम अगर इन 35 मिनटों को एडजस्ट कर लेते तो तुम तकलीफ़ में ना आते। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, हमारी हर तकलीफ़ की एक एक्सपायरी टाइम होता है। हम अगर इस टाइम का अंदाज़ा कर लें तो फिर हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है। मसलन वो मोटा जब हमारे दरमियान बैठा तो मैंने फ़ौरन टाइम कैलकुलेट कर लिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये 35 मिनट की तकलीफ़ है। चनाचा मैंने मोटे के मोटापे पर तवज्जो की बजाय किताब पढ़ना शुरू कर दी। मेरी तकलीफ़ के दौरानिए का अंदाज़ा कर लिया करो, तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, तुमने ये आर्ट कहाँ से सीखा था? वो हंस के बोला, मैंने ये फ़न अपने अब्बा जान से सीखा था। मेरे बचपन में हमारे हमसाए में एक फड्डेबाज शख्स आ गया। हम लोग गली में क्रिकेट खेलते और वो हमारी विकटें उखाड़ देता था, हमारी गेंद छीन लेता था। वो गली में निकलकर हमारे खेल भी बंद कर देता था। मैं बहुत दिल गिरफ्ता हुआ। मैंने एक दिन अपने अब्बा जी से शिकायत की। मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे सर पे हाथ फेरा और फरमाया, पुत्र ये शख्स किराएदार है, आया है चला जाएगा। हमें उससे लड़ने उलझने की बजाय उसके जाने का इंतज़ार करना चाहिए। मैंने वालिद से पूछा, क्या मैं एहतजाज भी ना करूं? वो बोले, हाँ तुम ज़रूर करो,
लेकिन इसका सिर्फ तुम्हें ही नुकसान होगा। ये शख्स अपने वक्त पे जाएगा, लेकिन तुम एहतजाज की वजह से बदमिजाज हो जाओगे। तुम इसके बाद लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे। चनाचे मेरा मशवरा ये है, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, तुम अपनी खुशियों पे ध्यान दो। ये और इस जैसे लोग आते जाते रहेंगे। ये आज हैं और कल नहीं होंगे। तुम्हें अपने मजाज ख़राब करने की क्या ज़रूरत। मैं बच्चा था, मैंने अपने वालिद की बात से इत्तेफाक न किया, लेकिन हमारा हमसाया वाकई 2 माह बाद चला गया। यूँ हमने अपनी पुरानी स्पिरिट के साथ गली में खेलना शुरू कर दिया। हम 2 हफ्तों में इस चिड़चिड़े खोसट को भूल गए थे। मेरे अब्बा जी मुझे बचपन में अपने चाचा की बात भी सुनाया करते हैं कि हमारे दादा फौत हुए तो मेरे वालिद को विरासत में एक मकान मिला। मकान पे मेरे वालिद के चचा ने कब्ज़ा कर लिया। मेरे वालिद ने चचा के साथ लड़ने की बजाय मलकियत का मुकदमा किया और वो आहिस्ता आहिस्ता मुकदमा लड़ते रहे। 5 साल बाद मेरे वालिद के हक़ में फ़ैसला हो गया, लेकिन चचा ने मकान खाली न किया। मेरे वालिद ने कब्ज़े के हसूल के लिए भी दरख्वास्त दी और आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्वास्त का पीछा करते रहे। अगले 2 बरस में वालिद साहब के चचा का इंतकाल हो गया। वालिद को मकान मिल गया। मेरे वालिद का कहना था कि चचा ने जब मकान कब्ज़ा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अगर उनके साथ लड़ता हूँ तो मैं ज़ख्मी हो जाऊँगा और यूँ ये मकान पीछे चला जाएगा और दुश्मनी आगे आ जाएगी। हम थानों और कचहरियों में भी जाएंगे, हमारा वक्त और पैसा बर्बाद होगा, हमें मकान नहीं मिलेगा। चचा बूढ़े शख्स हैं, ये कितनी देर ज़िंदा रह लेंगे। चनाचा मैंने मुकदमा किया और आहिस्ता आहिस्ता मुकदमा चलता रहा, यहाँ तक कि चाचा तबई ज़िंदगी गुजार के फौत हो गए और मुझे अपना मकान भी मिल गया और मेरे सब्र का सिला भी। मेरे चचा ने जब मकान पे कब्ज़ा किया तो वो फ़कत एक मकान था। 8 बरसों में हमारी गली कमर्शलाइज्ड हो गई, मकान की कीमत 20 गुना इजाफ़ा हो गया। यूँ मुझे मकान भी मिल गया और मालियत में 20 गुना इजाफ़ा भी। मैं इस दौरान इत्मीनान से अपने दफ्तर भी जाता रहा, मैंने अपने बच्चे भी पाल लिए और मैं ज़िंदगी की खुशियों में भी लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। मेरे वालिद मुझे वाक़या सुनाने के बाद अक्सर कहा करते थे कि जब भी तकलीफ़ में हो आप उस तकलीफ़ का दुरानिया कैलकुलेट कर लें और अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पे लगाएं, आपको वो तकलीफ़ नहीं लगेगी। अपने वालिद की बात पल्ले बांध ली। चनाचा मैं तकलीफ़ का दुरानिया निकालता हूँ, अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पे मबजूल कर लेता हूँ। और वो खामोश हो गया। ये नुक्ता मेरे लिए नया था और अनोखा भी। मैंने इसे पूछा, क्या ये तुम्हारी रूटीन है? वो कहका लगा के बोला, हाँ, मुझे जब भी कोई तकलीफ़ आए मैं दिल ही दिल में कहता हूँ कि ये इशू है, ये कल नहीं होगा। मैं उस वजह से अपना आज और कल क्यों बर्बाद करूं? और मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। मैंने पूछा, मसलन? वो बोला, मसलन वो मोटा शख्स, सिर्फ़ 35 मिनट की तकलीफ़ थी, हमने सिर्फ़ 35 मिनट गुजारने थे, उस तकलीफ़ ने हमारी ज़िंदगी से निकल जाना था। मसलन कोई शख्स मेरे साथ धोखा करता है, मैं उस शख्स और धोखे दोनों पे कहका लगाता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। यकीन करो, वो धोखा और वो शख्स दोनों चंद दिन बाद मेरे लिए भूली हुई दास्तान बन चुके होते हैं। मुझे कैरियर में बेशुमार मुश्किल बॉसेस का और खौफनाक कुलीग्स मिले। मैं हर मुश्किल बॉस को देख कर कहता था, ये आया है, ये चला जाएगा, मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत। मैं खौफनाक कुलीग पे भी हमेशा सोचता रहा, ये मुख्तसर सफ़र का मुख्तसर तरीन मुसाफिर है। मैं अपनी मंजिल पे उतर जाऊंगा और फिर अपने स्टॉप पे चला जाऊंगा। मुझे इससे लड़ने की क्या ज़रूरत। आप यकीन करें, मुझे मुश्किल बॉस भी चले गए और खौफनाक कुलीग्स भी। यूँ मेरा सफ़र जारी रहा। मेरी ज़िंदगी मज़े से गुज़री और मज़े से ही गुज़र रही है। वो रुका, हंसा और बोला, आप भी ये हकीकत पल्ले बांध लो, ज़िंदगी 35 मिनट की फ़्लाइट है। अपने साथी मुसाफिर की वजह से सफ़र ख़राब ना करो। अपनी तकलीफ़ का दुरानिया देखो, अपनी तवज्जो किसी दूसरी जानब मबजूल कर लो।
आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैं अपने दफ्तर चला गया। लेकिन वो दिन, वो आज का दिन, और मैं जब भी किसी मसले किसी तकलीफ़ का शिकार होता हूँ, मैं दिल ही दिल में दोहराता हूँ कि ये 35 मिनट की फ़्लाइट है, ये ख़त्म हो जाएगी और मैं जल्द इस तकलीफ़ को भूल जाऊँगा। मुझे कल भी याद है नहीं रहेगा मैं कभी ऐसे मुसाफिर के साथ बैठा था जिसकी वजह से मेरी सांस बंद हो गई थी, जिसने मुझे पोस्टर की तरह दीवार के साथ चिपका दिया था। ज़िंदगी का सफ़र इंतहाई मुख्तसर है। हम अगर इस मुख्तसर सफ़र को शिकायत दफ्तर बना लें तो ये मुख्तसर सफ़र मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी मंजिल से हज़ारों मील पीछे उतर जाएंगे। चनाचे जाने दें, तकलीफ़ देने वालों को भी और अपने आप को भी। सिर्फ़ सफ़र पे तवज्जो दें। यकीन करें हमारी मुश्किल, हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।